पाकिस्तानी कमांडोज के सरों पर आतिश व आहन फट रहा था। हर तरफ मौत रक्सा थी। बर्फ़ से ढके मुंजमद ग्लेशियर्स की सतह पर कोई गोला गिरता तो ज़मीन से आसमान तक सफ़ेद और सुर्ख रंग का एक जाल सा तन जाता था। कैप्टन जावेद की तरह उसके जवान भी बेकाबू हुए जाते थे। उनका बस नहीं चलता था कि दुश्मन और उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। वो चाहते थे कि आगे बढ़कर कुछ करें, लेकिन अंदरी हालात की सबसे बड़ी बहादुरी यही थी कि ख़ुद को आइंदा के लिए ज़िंदा रखने की कोशिश करें। उन्होंने अपना सर वाकई घुटनों में दे लिए थे और बेबसी से अपने सरों पर फटती हुई क़यामत का नज़ारा कर रहे थे। जिन कुदरती पनाहगाहों में उन्होंने अपने सर छुपा रखे थे, वहाँ तक वो बमुश्किल अपना असला ही ला पाए थे। बाकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी एक कोने में एक कदरे खुली जगह पर मौजूद थी। अचानक ही एक गोला ऐन उस मुकाम पर फटा और दूसरे ही लम्हे उनके वाहिद खेमे और उसमें मौजूद तमाम सामान को आग लग गई। शदीद गोलाबारी में भी वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपने तबाह होते हुए सामान को ही बचा सके। कैप्टन जावेद अपने होंठ काट कर रह गया था, क्योंकि अब इनके पास सिवाय असलहा, अपनी जान या फिर फर्स्ट एड के एक बक्स और जवानों के जिस्मों पर बंधी पानी की 2 बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। 1 घंटे की मुसलसल गोलाबारी और दर्जनों गोले फूंकने के बाद जब उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत ना हुई तो दुश्मन ने यह समझ लिया कि उन्होंने मैदान मार लिया है। उनका ओपी अपने बेस कैंप को चीख चीख कर खुशखबरी सुना रहा था कि भारतीय फ़ौज के सुरमा तोपशियों ने पाकिस्तानी आर्मी की इस इलाके में कायम होने वाली वाहिद पोस्ट तबाह कर दी। वो अभी तक इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए थे जहां कैप्टन जावेद ने मोर्चा बनाया था और इंडियन ओपी को भी सिर्फ जलते हुए खेमे और सामान से उड़ता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। उसने शायद इससे अंदाज़ा लगा लिया था कि मुज़ाहमत दम तोड़ चुकी है और अब वो अपने सुरमाओं को इस पोस्ट पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। फायरिंग के खात्मे पर कैप्टन जावेद ने सूबेदार इनायतुल्लाह से जवानों की रिपोर्ट तलब की तो उसे यह सुनकर धचका लगा कि इसके 3 साथी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। उनके नज़दीक फटने वाले गोले के टुकड़े इन तीनों के पेट और बाजुओं पर लगे थे। लेकिन क्या मजाल जो शुजाअत व वफ़ा के इन पैकरों की तरफ से एक लम्हे के लिए भी अपने कप्तान साहब को परेशान किया गया हो। इमरजेंसी अद्वियात के वाहिद बक्स से कैप्टन जावेद ने खुद उनके ज़ख्मों पर फाहे रखे, लेकिन वो जानता था ये इलाज कतई नाकाफ़ी और ना होने के बराबर है। उनके साथियों ने अपने ज़ख्मों पर वो पट्टियाँ बांधी थी। जैसे एक जवान जिसके पेट पर गहरे ज़ख्म आए थे, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था जब अचानक कैप्टन जावेद को सूबेदार इनायतुल्लाह की आवाज़ सुनाई दी। कंपनी सर। कैप्टन जावेद ने लपक कर उसके हाथ से दूरबीन पकड़ी और दूर से आते दुश्मन को देखा जो इत्मीनान से फातेहों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन जावेद ने फौरी तौर पर 2 शदीद ज़ख्मियों को रस्सों की मदद से उस अमूदी चट्टान के पीछे उतरने का हुक्म दिया जहां वो दुश्मन की मुतवक्का फायरिंग से महफूज रह सकते थे। दोनों ने नीचे उतरने से इनकार कर दी। नहीं सर, खुदा के लिए हमें सादा से महरूम ना कीजिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि अपने के साथ किसी भी साथी के लिए कोई मसला पैदा नहीं करेंगे, नाइक शरीफ और सिपाही ग़ुलाम रसूल ने कहा। उनका अज़म देखकर कैप्टन जावेद को अपने आप पर फ़ख्र होने लगा। वो कितने अजीम नौजवानों के कमांड कर रहा था। सूबेदार और कैप्टन साहब के बार बार कहने पर भी दोनों ने वहाँ से हटने से इनकार किया, जिस पर ना चाहते हुए भी कैप्टन जावेद ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। उसने ज़ख्मियों और बज़ाहिर थके मांदे अपने जवानों को उस सिमत आने वाले रास्ते पर पोजीशनें दिला दी और इन्हें सख्ती से हिदायत की थी कि अगले हुक्म तक एक फायर भी नहीं किया जाएगा। कैप्टन जावेद को इस तल्ख़ हकीकत का एहसास था कि इनके पास गोला बारूद ना होने के बराबर है, जबकि दुश्मन के पास फूंकने के लिए बेपनाह बारूद मौजूद है। अपनी एक एक गोली संभाल कर रखो, कोई फायर ज़ाया नहीं जाएगा। मैं एक गोली से कम एक इंडियन को मरते देखना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में रात कड़क रही थी। कैप्टन जावेद ने बारी बारी अपने जवानों की आंखों में झांका, जहाँ दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देने वाला कहर झांक रहा था। राइट सर, सूबेदार इनायतुल्लाह ने अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा। दोनों मशीन गनों को उन्होंने एक दूसरे से फासले पर कुछ ऐसे पोजीशन पर नस्ब कर लिया था जहां से दुश्मन की मुमकिन एडवांस की तवक्का की जा सकती थी। तमाम कमांडोज फैलकर पोजीशन ले चुके थे। यहाँ ज़ख्मियों और सेहतमंदों की तखसीस ख़त्म हो गई थी। हर इंसान एक मोर्चे में तब्दील हो चुका था। ये बात कैप्टन जावेद अच्छी तरह जानता था कि इनमें से हर मोर्चा नाकाबिल तस्खीर है। गनीम भले आतिश व आहन का सलाब अपने साथ लेकर आ रहा था, लेकिन जब तक उनमें से कोई भी कमांडो ज़िंदा था वो उसे ख़त्म नहीं कर सकते थे। अपनी दानिस्त में भारतीय फ़ौजी यही समझ कर आ रहे थे कि ऊपर मौजूद पोस्ट में शायद ही कोई ज़ख्मी फ़र्स्ट एड का मुंतज़िर होगा और यहाँ मज़ाहमत को सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। शदीद सरमाई जंग के लिए बतौर ख़ास तैयार करदा वो अपने गर्म लिबास में 18,000 फीट की बुलंदी पर कायम कैप्टन जावेद की
पोस्ट की तरफ 3 टुकड़ियों में बंटकर एडवांस कर रहे थे। पैदल हर अव्वल दस्ते आगे थे। उनके अकब में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए छोटी तोपें उनके साथ चल रही थी। ये तोपें भारतीय माउंटेन डिवीज़न के तरबियत याफ्ता तोपची बड़ी महारत से ऊपर ला रहे थे। अब इनका फासला कैप्टन जावेद के साथियों से बमुश्किल 50 गज रह गया था। इस दौरान कैप्टन जावेद के जवान अपने कानों को कमांडर की आवाज़ के लिए मुस्तैद रखे हुए थे, जिसने इनकी रेंज में आने वाले भारतीयों पर अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। फायर! अचानक ही कैप्टन जावेद ललकारा। अल्लाहु अकबर! कमांडोज़ ने इसकी ललकार पर आमिनन सदकन कहा और अपनी तरफ आने वाले दुश्मन पर जहन्नुम के दहाने खोल दिए। यह हमला भारतीयों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिर रहे थे। पाकिस्तानी कमांडोज़ ने एक एक को निशाने लेकर पहले मारा था। पहले ही हमले में भारतीय टट्टी दल बिखर गया। भारतीय फ़ौज के दर्जनों जवान एक गोली फायर किए बगैर मारे गए, जबकि बाकी मुंतशिर हो गए। इनकी बौखलाहट का अंदाज़ा उनके वायरलेस सेट से नशर होते हुए पैगाम के ज़रिए, जो कैप्टन जावेद को अपने सेट पर ही सुनाई दे रहे थे, बखूबी कर सकता था। पहले ही हमले ने भारतीयों को बखेर कर रख दिया था, लेकिन वो भी भारतीय फ़ौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज़ थे। जल्द ही संभल कर उन्होंने जवाबी हमले का आगाज़ कर दिया। अपने जवाबी हमले की इब्तदा उन्होंने पहले से नस्ब गनों से फायर किए ज़रिए की और एक मरतबा फिर कैप्टन जावेद और इसके साथियों के सरों पर एयरबस्ट फटने लगे। इस गोलाबारी का वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। इस मरतबा वो कदरे महफूज थे। पहले ही हल्ले में 2 कमांडोज़ जामे शहादत नोश कर गए थे, जबकि बाकियों ने कदरे महफूज पोजीशन ले ली। भारतीय कमांडरों की गालियाँ कैप्टन जावेद को अपने सेट पर बखूबी सुनाई दे रही थी। एक मरतबा फिर उसके जवान दबक कर बैठ रहे थे और अपने 2 साथियों की शहादत ने इन्हें दुखी तो ज़रूर किया था, लेकिन वो बददिल हरगिज़ नहीं हुए थे। उनका सफ़र अब 2 चंद हो गया था और एक मरतबा फिर वो दुश्मन की तरफ से अगले हमले का इंतज़ार करने लगे। 15 मिनट की मुसलसल गोलाबारी के बाद दुश्मन ने इन पर यलगार की। इस मरतबा वो कदरे मोहतात होकर और पोजीशनों में उनमें से एक की तरफ बढ़ रहे थे। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कमांडोज़ इनसे नबर्द आज़मा थे। कमांडोज़ के पास सिर्फ 2 मशीन गनें थी या फिर अपना मामूल का असलहा, जिसका वो अपने कप्तान साहब के मुताबिक बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे थे। इस मरतबा दुश्मन पर शायद जनून तारी था। वो बेपनाह गोलाबारी के साथ उनकी तरफ अपनी लाशों की परवाह किए बगैर बढ़ रहा था। नाइक शरीफ शिद्दत गज़ब से एक नज़र दुश्मन पर डालता और दूसरी नज़र अपने शहीद साथी पर, तो उसका खून खोलने लगता। उसके सिम से 10-12 भारतीय मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इसकी वजह से वो बड़ी मशीन गन थी, जिसे एक कदरे महफूज आड़ में रखकर उससे तकरीबन 20-25 फीट दूर से दुश्मन इन पर फायरिंग कर रहा था। उस मशीन की मुसलसल फायरिंग का जवाब नाइक शरीफ सिवाय अपने G3 के और किसी चीज़ से दे सकता था। दुश्मन इस मरतबा इतना कारगर और मौसर फायर कर रहा था कि दोनों सिमतों में मौजूद इनकी मशीन गनें बमुश्किल उन्हें रोक पा रही थी और इनके गनर इस पोजीशन में नहीं थे कि नाइक शरीफ की तरफ कोई मददगार फायर गिरा सकते। अचानक ही उसके दाहिने हाथ पर मौजूद सिपाही फौजल खान की कराह सुनाई दी। शरीफ ने देखा कि खून का फवारा उसके सीने से उछला और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अब उस सिम पर मुज़ाहमत ना होने के बराबर थी और नाइक शरीफ महसूस कर रहा था कि दुश्मन इस सिम से एडवांस करके ऊपर आ सकता है। नाइक शरीफ की पेट पर बंधी पट्टी अब खून से सुर्ख होकर भीग रही थी। उसके लिए ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहकर फायरिंग करना भी मुमकिन नहीं रहा था। अब ये एहसास भी उसकी जान को आने लगा था कि दुश्मन उसकी सिम से आगे बढ़कर ज़रूर पोस्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसके लिए फायर करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ कैप्टन जावेद ने चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा वार्निंग के अंदाज में कहा था कि एक एक गोली संभाल कर रखो, दुश्मन के नज़दीक आने का इंतज़ार करो। कैप्टन जावेद क्या इस सेक्शन के कमांडोज़ को इस तल्ख़ हकीकत का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इनके पास बारूद ना होने के बराबर रह गया है और एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सिवाय ज़्यादा देर तक जारी रखने के और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर कुमक पहुंचने में और देर लग गई तो वो सबके सब एक एक करके शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कमांडो ऐसा नहीं था जिससे ये उम्मीद दुश्मन कर सकता कि वो ज़िंदा हालत में गिरफ्तारी पेश करेगा। नाइक शरीफ के पास शायद आखिरी चंद गोलियां बाकी रह गई थी और उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर मौजूद था। दुश्मन ने उसकी सिमत में मौजूद मशीन गन नस्ब की थी, अब इसे आगे बढ़ा रहा था। शायद इन्हें भी नाइक शरीफ की कमज़ोरी का इल्म था। अचानक ही नाइक शरीफ को अपने दाएं पहलू पर जय हिंद के नारे सुनाई दिए और वो तिल मिलाकर रह गया। उसके दाएं सिम एक महफूज आड़ से 5-6 इंडियन फौजी खाली मैदान देखकर ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने अपने रस्से भी अपने पीछे आने वालों के लिए आसानी से पहाड़ की अमूदी सतह पर ठोंक कर लटका दिए थे, ताकि
इनके पीछे आने वाले उनके रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ सकें। शायद ये एडवांस फौज का हरा बल दस्ता था।